Hello dear all, welcome to our YouTube channel BioGeek. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि आपका होगा बायोमोलिक्यूल्स। MHCET के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, तो उसमें से पहला आपका चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम कुछ आधा घंटा रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके ऊपर देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर नीट में या सीईटी में आए हुए हैं। चलो देखिए बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली होते क्या है? तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स that we get from the living tissue are called as a biomolecules. So very simple definition है, all the carbon compounds that we get from the living tissue are called biomolecules. या आप ऐसे भी कह सकते हैं biomolecules are the molecules which is found in the living tissue या living organisms में जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं biomolecules. अब the biomolecules are basically a building blocks of the life and they are essential for all organisms to survive and thrive. So biomolecules are the composed of carbon, किससे बने होते हैं देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर and phosphorus. So these are the major element of biomolecules: carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus. They come in a variety of shapes and sizes and perform a wide range of functions. So जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे आपके वो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में आपको देखने को मिलेंगे एंड दे परफॉर्म अ वेरियस वाइड रेंज ऑफ द फंक्शंस। जैसे कि अगर हम बात करें द मेजर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग होगा, लिपिड्स उसका स्ट्रक्चर और साइज अलग होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर साइज अलग हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड्स साइज स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं एंड दे कैन परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, प्रोटीन्स अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। देन देखिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। सो molecules which have the molecular weight less than 1000 Dalton. Okay, 1000 डाल्टन से कम का अगर मॉलिक्यूलर वेट हो तो उसे आप कहोगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अगर 1000 या 1000 से ज्यादा हो तो उसे आप कहोगे मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए बायोमोलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। ओके, found in the acid insoluble fractionation, for example polysaccharide, nucleic acid, proteins and the lipids. और अगर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्सो नोन एज अ मोनोमर्स एंड दे आर फाउंड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शनेशन। देन हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। ओके, ये स्टेट बोर्ड में भी थोड़ा सा दिया हुआ है और आपका नीट में भी दिया हुआ। सो लिविंग टिश्यू आप लेते हो, लिविंग टिश्यू आर ट्रीटेड विद द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड देन ग्रिंडेड टू गेट द थिक स्लरी। आपने क्या किया, आपने एक लिविंग टिश्यू ले ली, उसको ट्रीट किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ और उसको फिर ग्राइंड करके एक थिक स्लरी बना दी। देन इट इज फिल्टर्ड थ्रू द चीज क्लॉथ। ओके, सो आपने क्या किया, उसको फिल्टर कर दिया। सो फिल्टर करने के बाद क्या होगा आपको, दिस गिव्स अस टू पार्ट्स। वन इज अ फिल्ट्रेट विच इज एसिड सोल्यूबल पूल एंड one is retenant, acid insoluble pool. So दो होंगे, acid soluble, acid insoluble. So देखिए अब और एक अच्छा सा कंसेप्ट है जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम उन्हें कहते हैं, metabolites have identifiable functions and play a very important role in normal physiological processes. ओके, या हम इसे और एक तरीके से समझ सकते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम उसे कहते हैं जो मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। These are considered as a primary metabolites.
whereas secondary metabolites are not directly involved into the growth and development of the organisms, but they are essential for them. जैसे कि यहाँ पे देखिए देर आर सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर बनता है. पिगमेंट्स में अगर कौन से होंगे, कैरेटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन, दीज आर द पिगमेंट्स, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडिन. टर्पेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोटर्पेन्स, डाइटर्पेन्स है हमारे पास. इसेंशियल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो लेमन ग्रास ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इसेंशियल ऑयल. टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड रेसिन. लेक्टिन्स, कोनाकेवेलिन ए इज द लेक्टिन्स. ड्रग्स की अगर हम बात करें तो विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, दीज आर द ड्रग्स, okay, which is also act as a secondary metabolites, or these are the secondary metabolites of the plants. And then polymeric substances like rubber, gums, cellulose, okay, these are the secondary metabolites. Then हम एक बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स जो है, अब देखिए लिपिड्स हम बोलते हैं कि दैट इज द लार्जर मॉलिक्यूल्स, बट लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड इज अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उसका जो वेट है, ओके, दैट इज 800 डाल्टन. सो ये हो गया लेस देन 1000 डाल्टन. सो लिपिड जो है, द लिपिड्स आर बेसिकली बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. क्या होंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. और दूसरी लिपिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी बात अगर हम कहें तो लिपिड जो होते हैं वो मोनोमर्स ही होते हैं. ओके, दीज आर नॉट पॉलीमर्स, नो पॉलीमर्स. सो ये पॉलीमर नहीं है, ठीक है. सो लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स, बट दे आर ऑल्सो कंटेन्स द एडिशनल एलिमेंट्स सच एज फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन. ओके, फॉस्फोरस ऐड हो सकता है, सल्फर ऐड हो सकता है, नाइट्रोजन ऐड हो सकता है. Then they are used as an organism as a energy storage molecules. Okay, so lipid जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है and are important component of the cell membrane. जैसे कि हमें पता है सेल के चैप्टर में भी हम देखेंगे कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर का बना होता है. Okay, so it is a major or important components of the cell membrane. Examples of the lipids includes triglycerides, phospholipids, steroids. Okay, so these are the examples of the lipids. लिपिड्स के बारे में अगर कुछ और जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी है, हमने जैसे कि बात की है, दे आर नॉट एक्सीड्स मोर देन 800 डाल्टन्स. ओके, बट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एसिड इनसोल्यूबल पूल. एसिड इनसोल्यूबल पूल में ही आते हैं. देखिए जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो तो एसिड सोल्यूबल पूल से निकल जाएंगे, आपको एसिड में मिलेंगे, नीचे फिल्ट्रेट में मिलेंगे, बट ऊपर रिटेनेंट जो है उसमें आपको लार्जर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे. सो लिपिड्स मिलता तो लार्जर है, एसिड इनसोल्यूबल में है, बट इट इज नॉट अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल. वाटर इनसोल्यूबल होते हैं. वाटर इनसोल्यूबल पूल्स कंटेन्स मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. फैट्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड फैटी एसिड्स. Fatty acid has carboxyl group attached to the R group. So क्या होगा, एक carboxyl group contains 1 to 19 कार्बन्स. ओके, कार्बन्स कितने भी हो सकते हैं, 1 to 19 से लेके. सो ये जो कार्बन R ग्रुप चेन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच होती है. अब अगर हम बात करें तो फैटी एसिड दो तरह के होते हैं. इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. ओके, क्या बन सकता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं. सो सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो विद ए सिंगल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन, इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड होगा. एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड्स और ब्यूटेरिक एसिड्स. अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो विथ वन और मोर डबल बॉन्ड्स, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होना. फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, बहुत सिंपल से, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा. फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर द कंपाउंड लिपिड्स विद फॉस्फोरस. ओके, लिपिड ही होंगे, उसके साथ सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा तो उसे हम फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे. फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल लेसिथिन. अमाइनो एसिड्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही है. इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिल ग्रुप. यहां पे अगर देखिए दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर. ओके, जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक अमाइनो ग्रुप है दैट इज NH2,
एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ओके, एक हाइड्रोजन है और एक साइड चेन। यहाँ पे जो साइड चेन होती है ना बच्चों, उस साइड चेन से अमीनो एसिड जो है वो डिसाइड होता है कि कौन सा अमीनो एसिड होगा। सो एसिड ग्रुप, एंड बोथ दीज ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन आइटम। एक ही कार्बन आइटम को दोनों ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसी आइटम को है, अमाइनो ग्रुप भी इसी इसको है। सो इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसे कहेंगे अल्फा कार्बन, द कार्बन इन विच कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप इज अटैच्ड, तो उससे हम बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे दीज आर द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से कुछ बन सकते हैं आपके। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। पॉजिटिवली चार्ज को ही हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, ओके, क्या कहेंगे हम, बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। निगेटिवली चार्ज्ड, इसे हम बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स, ओके, एसिड, जैसे कि आपके एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, या इसे हम एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने, बेसिक और एसिडिक। अब दूसरी बात होती है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए, ओके। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं? देखो बच्चा, इसेंशियल जो होते हैं वो हमें हमारे डाइट से लेने पड़ते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल मतलब जो हमें हमारे डाइट से लेने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज करती है, तो उन अमीनो एसिड्स को हम कहेंगे नॉन इसेंशियल। और इसेंशियल हम उन्हें कहेंगे जिसके लिए हमें जरूरत है, ठीक है, हमें क्या है, जरूरत है। सो इसमें आएंगे आपके हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनिलैलनाइन, थ्रेन। सो हमें यहाँ पे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने हैं बच्चों। सो 20 जो है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, ओके, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो लिस्ट है यहाँ पे बच्चों, वो हो गए आपके नॉन एसेंशियल के। नाउ इन अमीनो एसिड्स, देखिए ये एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अमीनो एसिड अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप have ionizable nature, so the structure of amino acid change in the solution of different pH. जब if both NH and COH are ionized is called as a zwitterion। देखिए, चार्ज दोनों पे सेम हो, ओके, मतलब कि ना चेंज होता हो, तो zwitterions, ठीक है, दोनों आयोनाइज्ड है। यहाँ पे देखिए NH2 भी आयोनाइज्ड है, COH भी आयोनाइज्ड है, ठीक है। और अमीनो एसिड जो होते हैं ना, वो अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ओके, एसिड के जैसे भी काम करते हैं और बेसिक के जैसे भी काम करते हैं। एसिड और बेस दोनों एक्टिविटी शो करते हैं बच्चों। देन कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम, ओके। सो सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम बात करें इसका, CN H2N ON N, मतलब जितने नंबर कार्बन के होंगे उससे डबल नंबर हाइड्रोजन के होंगे और सेम नंबर जो होंगे वो कार्बन के होंगे। सो अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो 2:1 के रेशियो में ये आ जाएगा। सो 1:2:1 के रेशियो में। सो द कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम, दे आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स एज अ एनर्जी सोर्स and they can be found in plants, animals. Example of carbohydrate include sucrose, fructose, glucose, galactose, ये सारे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स या शुगर के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो मोनो यानी कि सिंगल, देखिए सिंगल शुगर यूनिट, एक ही शुगर यूनिट होना चाहिए इसमें, ओके, सिंगल शुगर यूनिट और सिंपल शुगर। अब मोनोसैकेराइड जो होते हैं, दे कैन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन्स। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में हमें देखने को मिल सकता है एक तो अल्डोज और कीटोज। सो इसमें होगा अल्डेहाइड ग्रुप
और इसमें होगा कीटोज ग्रुप, ठीक है, कीटोन के लिए कीटोज। सो अल्डोज का अगर हम एग्जांपल ले ले तो ग्लूकोज, कीटोज का एग्जांपल ले ले तो फ्रुक्टोज। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ट्रायोज, 3 होंगे तो ट्रायोज, 4 होंगे तो टेट्रोज, 5 होंगे तो पेंटोज, 6 होंगे तो हेक्सोज, ओके, 7 होंगे तो हेप्टोज। सो अब देखिए ट्रायोज का एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोज का इरिथ्रोज, पेंटोज का राइबोज, हेक्सोज का ग्लूकोज, एक एक एग्जांपल दिया। नाउ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड मतलब टू, ओलिगो मीन्स फ्यू, सैकेराइड्स मीन्स यूनिट, शुगर यूनिट्स, फ्यू शुगर यूनिट्स मतलब 2 to 10 शुगर यूनिट्स। इसमें अगर हम 2 हो तो डाइसैकेराइड, 3 हो तो ट्राइसैकेराइड, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा। अब देखिए डाइसैकेराइड में है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सो यहाँ से सुक्रोज की अगर हम बात करें तो ये होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का बना होगा। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होगा। माल्टोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होगा, ठीक है। सो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल है बहुत ही अच्छा, रैफिनोज, टेट्रा स्टैचियोज एंड पेंटोज वेर्बिकोज, ओके। सो ये कुछ एग्जांपल, वन एग्जांपल, इसके बारे में तो आपको पूछेंगे नहीं, पर ट्रायोज और टेट्रोज तक आप जा सकते हो। नाउ पॉलीसैकेराइड, नाउ पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी सैकेराइड, मेनी शुगर यूनिट्स, पॉलीसैकेराइड्स मोर देन 10 शुगर यूनिट बच्चों। अब इसमें की अगर हम बात करें तो होमो पॉलीसैकेराइड कुछ होंगे और कुछ होंगे हेटेरो पॉलीसैकेराइड। बहुत सिंपल सा है, होमो मींस सिमिलर, अगर ये पॉलीसैकेराइड सिमिलर यूनिट से बना हुआ है तो आप उसे होमो पॉलीसैकेराइड कहोगे। अगर ये पॉलीसैकेराइड डिफरेंट शुगर यूनिट से बना है तो उसके आप हेटेरो पॉलीसैकेराइड कहोगे। सो होमो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल बहुत सिंपल से याद रख लीजिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इनुलिन। यहाँ पे देखिए इनुलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बना था 2020 में, 2021 में बहुत ही सिंपल सा बना था। सो इनुलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। हेटेरोपॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकन है, हाइलोयूरिनिक एसिड्स, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, अगार अगार। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यहां से आपको क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। देखिए न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसमें डीएनए और आरएनए आपको मिलेगा। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। These are the 2 types of nucleic acid and they are responsible for the transmission of genetic information from one generation to the next generation. Most of the, what I am saying, most of the living organisms has DNA as a genetic material, but some viruses कंटेंस आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपका पहला चैप्टर होगा ना, ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें ये इस वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। सो जेनेटिक मटेरियल। अब न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, देखिए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। फंक्शन स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ओके, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए की हम बात करें तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है बच्चों, नॉन हेलिकल होता है, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में भी मिलेगा और साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। फंक्शन क्या है? ट्रांसफर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। इसके अलग अलग टाइप्स भी है बच्चों। फर्दर न्यूक्लिक एसिड सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मतलब अगर हम आरएनए की बात करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक है मैसेंजर आरएनए जिसे हम सिंपली एमआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरआरएनए कहेंगे, और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो राइबोसोम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है,
ओके, लार्जर अमाउंट में, सो पहले नंबर पे ये आएगा। देन मैसेंजर आरएनए सेकेंड नंबर पे आएगा, और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए along with the proteins forms the ribosomes which is the site for protein synthesis. So some of them have the catalytic coenzymes functions as well. कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो कुछ फंक्शंस का भी काम करते हैं। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और मैसेंजर आरएनए जो है उसके ऊपर तो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है डीएनए की। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड रीजन ऑफ द डीएनए एंड इट कैरीज द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म बच्चों। ओके, सो ये आपके एमआरएनए के ऊपर ऐसे कुछ कोडॉन वगैरह होंगे। ओके, सो ये हम दूसरे एक चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ेंगे। अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड मोनोमर्स। मतलब प्रोटीन्स जो है वो देखिए, इसको हम एक सिंपल से एक वर्ड में यूज करता हूँ, इसे हेटेरोपॉलीमर बच्चों। क्या कहेंगे आप इसको? हेटेरोपॉलीमर। ये है तो पॉलीमर, मतलब बना तो है एमिनो एसिड्स जोड़ जोड़ के, बट जो एमिनो एसिड होते हैं वो एक ही तरह के एमिनो एसिड नहीं है बच्चों। ओके, वो 20 अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स है, इसलिए हेटेरोपॉलीमर। एमिनो एसिड ही है बट एमिनो एसिड अलग है। वैलिन हो सकता है, एलिनिन हो सकता है, फिनाइलएलानाइन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, अलग एमिनो एसिड है ना। सो ये एक साथ जुड़ेंगे, और ये एक साथ किस बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके, एंड आर इसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। They can found in all living organisms and can be divided into two categories. एक तो होते हैं structural proteins जो कि structure provide करेंगे, which provides the physical support and strength, and the functional proteins which are involved in the cell signaling and other activities. So functional proteins में यहाँ पे आप ये देखिए examples, enzymes आ सकते हैं, hormones आ सकते हैं, antibodies, okay, immunoglobulin, IG. So प्रोटीन्स जो है वो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ आपके फंक्शनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, केराटिन। ओके, और एक द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स की अगर हम बात करें ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन गया था, मोस्ट अबंडेंट। ओके, सीईटी के लिए भी बन सकता है, कोलेजन। बट इन एनिमल्स मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स में क्या है? कोलेजन। और अगर हम प्लांट की बात करें तो रुबिस्को जो एंजाइम है ना, दैट रुबिस्को इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। देन कुछ फंक्शंस प्रोटीन्स के। द प्रोटीन्स आर हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। द ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि GLUT4 इनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ओके, सेल के अंदर आपको क्या करना है? ग्लूकोज लेके जाना है, तो इसके ऊपर एक ट्रांसपोर्टर रहेगा जिसका नाम होगा GLUT4। देन एक्ट्स एज अ इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। ओके, कभी कभी प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करते हैं, जैसे कि कोलेजन है। इट एक्ट एज अ एंटीबॉडीज टू फाइंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एंटीबॉडीज आपकी हो गई एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, जी। ओके, ये अलग तरीके से। देन सम प्रोटीन्स एक्ट एज अ रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, टेस्ट, हॉर्मोन्स का काम कर सकते हैं। देन सम आर हॉर्मोन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ये हार्मोन है। एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन। ओके, सो कुछ इस तरीके के अलग अलग फंक्शंस जो है वो प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स के 3 स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी, 4 स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। मतलब सिर्फ एक के साथ एक एमिनो एसिड जुड़ा होता है पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, सो ये आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सो द फर्स्ट एमिनो एसिड जो होता है ना बच्चों इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि इसका अमाइनो ग्रुप फ्री होता है बच्चों। और जो लास्ट वाला जो होता है ना उसका हम बोलते हैं कार्बो सी टर्मिनल एंड, क्योंकि इसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है बच्चों। ओके, सो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अंडरगोज द फोल्डिंग।
कुछ फोल्ड हो जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से या इस तरीके से हो सकते हैं, जिगजैग फॉर्म में देखते हैं। फोल्डिंग और कॉइलिंग विच इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट हैंडेड हेलिक्स आर सीन इन द प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल फाइब्रस प्रोटीन्स इन हेयर, नेल्स। कौन सा प्रोटीन है बच्चों? यहाँ पे नाम बता सकता है कोई? केराटिन। कौन सा प्रोटीन है? केराटिन। Then tertiary structure, long protein chain is folded upon itself like a hollow woolen ball, gives the three-dimensional view. Proteins, for example, myosin. यहाँ पे क्या है? Myosin. Then quaternary structures, two or more polypeptide with their foldings and coilings are arranged with respect to each other. इसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हीमोग्लोबिन इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, प्राइमरी में सिर्फ एमिनो एसिड्स ज्वाइन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ आपको इस तरीके से अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा या कुछ ऐसा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकता है। टर्शरी है, टर्शरी में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने मायोसिन दिया है, या मायोग्लोबिन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगेन, एंड दिस इज द हीमोग्लोबिन। ओके, सो ये कुछ स्ट्रक्चर के बारे में है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। देन एंजाइम की बात करें बच्चों, तो एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट, और कैटालिस्ट हमें पता ही है कैटालिस्ट का काम क्या होता है। कैटालिस्ट जो होते हैं वो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखना। ओके, और हमने कहा है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं हो सकते। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइबोजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स की तरह काम कर सकते हैं बट दे आर नॉट प्रोटीन्स। दे हैज़ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स। एंजाइम की अगर हम बात करें तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिलेंगे, सेकेंडरी में मिलेंगे, टर्शरी में मिलेंगे। क्वाटरनरी में एंजाइम्स नहीं होते। Then active site of enzyme is crevice or pocket into which substrate fits. Okay, जैसे कि मैं सिंपल से यहाँ पे बात कर देता हूँ कि अगर ये एंजाइम है तो यहाँ पे ये जो साइड होगी यहाँ पे आपका बैठेगा सबस्ट्रेट। ओके, फिट हो जाएगा। So that site is called as the active sites of enzyme. So enzyme gets damaged at high temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो enzymes get damaged. So enzyme isolated from the thermophilic organisms live in high temperature are thermostable. कुछ होते हैं thermostable, बहुत सारे. So enzymes which are isolated from the thermophilic organism. Okay, so एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत आगे का है, टैक पॉलीमरेज करके। कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टैक पॉलीमरेज। सो पीसीआर का एक क्वेश्चन था, देखो आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो वो पीसीआर में टैक पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम यूज किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। सो वो जो है वो थर्मोस्टेबल एंजाइम है। एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शंस मेनी फोल्ड्स। द एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, लोअर करते थे। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, इसका सीधा सा सिंपली आप याद रख सकते हो, मेनोमिक्स OTHLIL, OTHLIL, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेस, आइसोमरेज, लाइगेज, OTHLIL। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ दिया है। ऑक्सीडोरिडक्टेज का एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज है, ट्रांसफरेज, फॉस्फोराइलेज, काइनेज, हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, लाइसेस का, डीकार्बोक्सिलेज, आइसोमरेज का, म्यूटेज, लाइगेज, अनइम्पॉर्टेंट बट लाइगेज जो है वो हमें पता है डीएनए ओकाजा के फ्रैगमेंट्स को चिपकाने का काम करता है। ओके, बिटवीन द लार्ज मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी: टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो टेम्परेचर जो है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम जो है वो डीनेचुर्ड हो जाएगा। एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम पीएच। ओके, हर एक एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच है। जैसे कि मैंने कहा सलाइवरी अमाइलेज की अगर हम बात करें तो वो 6.8 के पीएच में ही काम कर सकता है। सो अगर आपने बढ़ा दिया पीएच या कम कर दिया तो वो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। देन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन
इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट एक जगह पे जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो अंटिल द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड, तब तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं. अंटिल द सबस्ट्रेट अमाउंट आर लिमिटेड. सो कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम्स का एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो सकता है. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. आखिरी वाला जो पॉइंट्स है बच्चों वो है को फैक्टर्स के रिलेटेड. सो एंजाइम्स बिकम कैटालिटिकली एक्टिव व्हेन इट बाइंड्स टू द नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड एज अ कोफैक्टर्स. एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों वो एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेज में ही होते हैं. ओके जब तक उनके साथ कोई कोफैक्टर्स बाइंड नहीं होता. अब ये जो कोफैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं मोस्टली. ओके सो उसे हम कहते हैं कोफैक्टर्स. अब बात करते हैं द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स. एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन है उसे हम कहेंगे एपोएंजाइम्स. याद रखो एपोएंजाइम्स हम किसे कह रहे हैं. एपोएंजाइम्स आर द पार्ट ऑफ एंजाइम्स विच इज प्रोटीन. ओके प्रोटीन पोर्शन. अब देखिए कोफैक्टर्स में आपके पास आते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप. अब ये प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होते हैं. These are the organic compound बच्चों. These are the organic compound which is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम. एपोएंजाइम क्या हो गया. एपोएंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का. सो उसके साथ ये टाइटली बाउंड होंगे, उसे हम कहेंगे प्रोस्टैटिक ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल हीम इज द प्रोस्टैटिक ग्रुप. हीम क्या है. प्रोस्टैटिक ग्रुप इन पेरोक्सिडेज एंड कैटालीज. दूसरा है आपके पास कोएंजाइम. ओके दूसरा क्या है आपके पास कोएंजाइम. अब देखिए कोएंजाइम क्या होते हैं. दीज आर द अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मतलब क्या कि हो जाएंगे एपोएंजाइम के साथ बैठ जाएंगे निकल जाएंगे. यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कैटालिसिस. अब देखिए कोएंजाइम्स निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NADA NADP कंटेन विटामिन नायसिन. मतलब कोएंजाइम ही है. NAD FAD दीज आर द कोएंजाइम्स. ओके देन तीसरे होते हैं मेटल्स आयन बच्चों. ओके बहुत सारे इसमें आपने देखा होगा मैग्नीशियम ओके जिंक. ये जो है दीज आर द मेटल आयंस विच इज ऑल्सो बाइंड विथ एंजाइम एंड एक्टिवेट देम. ओके उनको एक्टिवेट करने के लिए. सो द मेटल्स आयंस फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन at the active site at the same time from one more coordination bond with a substrate. For example zinc in carboxypeptidase. okay so ये जो था वो जस्ट हमने थोड़ा सा पोर्शन जो है वो रिवाइज कर दिया है. अब यहाँ पे हम सिंपल से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. देखिए अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ. फॉस्फोग्लिसराइड किससे बना होता है. ठीक है एक देखिए अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स टू ग्लिसरॉल. ओके अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आपका आंसर. अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड टू द फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज आल्सो अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल molecule. Only a saturated fatty acid is esterified to glycerol molecule to which phosphate group is also attached, and only unsaturated fatty acids are esterified to glycerol. Okay, so इसका basic answer ये है कि phosphoglyceride जो है they are always made up of either a saturated or unsaturated fatty acids. These are esterified to glycerol molecule to which the phosphate group is also attached. इसके साथ phosphate group attached हो. ठीक है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कोई भी हो सकता है. सो इसका आंसर होगा आपका 1. अब दूसरी अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड. अब देखिए पहला ऑप्शन जो है वो लेसिथिन और फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड्स फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. सो यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ओके सो पहला तो ऑप्शन करेक्ट है. दूसरा देखिए पैल्मेटिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ 18 नहीं. पैल्मेटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन का टर्म्स होता है. एडेनाइलिक एसिड्स एडेनोसाइन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल. एडेनाइलिक एसिड्स में एडेनोसाइन तो होगा बट विद नॉट ग्लूकोज. ओके वहाँ पे राइबोज शुगर होगी बच्चों. डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी या राइबोज शुगर हो सकती है. तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया.
डी की बात करें तो एलिनाइन अमीनो एसिड्स कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल. ओके, ऐसा नहीं होता, एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल्स नहीं होता, कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप. ओके, जो कि अल्फा कार्बन के साथ ही बाइंड हो सकता है. सो ये भी गलत हो गया. सो आपका बन गया 1 ट्रू. नाउ enzymes, vitamins and hormones can be classified into the single category of biological chemicals because all of these क्या है ये, help in regulating metabolism, ठीक है, okay, are exclusively synthesized in the body of the living organism as at present, नहीं. okay, so जब भी synthesize होंगे वैसा नहीं है. all are conjugated proteins, नहीं. enhance the oxidative metabolism, नहीं. दे आर रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म. सो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, A1. देन रोल ऑफ एन एंजाइम इन रिएक्शन इज टू एज, क्या है, एंजाइम क्या कर सकता है, इंक्रीज, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, नॉन ऑफ द अबव. ओके, सो हमने लास्ट इसमें देखा, क्या देखा यहाँ पे देखिए, एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. सो क्या बन सकता है आंसर, पहला ही बनेगा आपका, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. देन आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, बेसिक एमिनो एसिड्स देख लिया था हमने, इसके भी आंसर देख लिए थे बच्चों. ओके, देखिए यहाँ पे हम अगर पीछे चले जाए तो एमिनो एसिड के कंसेप्ट ने हमने देख लिया था. यहाँ पे देखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड, बेसिक, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, इसमें से कोई है क्या, देख लीजिए वहां पे तो है, यहाँ पे हमें मिल गया लाइसिन. ओके, सो लाइसिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लाइसिन, यहाँ पे अर्जिनिन भी आ सकता है और हिस्टिडीन भी आ सकता है. सो ये हो गए आपके बेसिक एमिनो एसिड. अगर यहीं पे सेम क्वेश्चन देखिए भाई, सेम क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज करूं और यहाँ पे लिख दूं एसिडिक, ओके, तो यहाँ पे आपका आ सकता है आंसर ग्लूटामिक एसिड. देन द फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर, शुगर का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं. देखिए एक तो है हमें पता ये वाला. ओके, तो अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है. सो क्या हो गया आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो देखिए आंसर कौन सा बन रहा है, कार्बोनिल ग्रुप भी होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा. सो आ गया आपका आंसर डी, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंजाइम्स आर करेक्ट. बच्चों 3 करेक्ट है, उन्होंने ही बोल दिया है, और 1 रॉन्ग है. सो वो 1 रॉन्ग जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. चलो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या हो सकता है, 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. So enzymes required optimum pH for maximum activity. ओके, ये तो सही है, ऑप्टिमम पीएच लगेगा बच्चों. दूसरा होगा एंजाइम्स आर डीनेचुरेट, हाई टेम्परेचर, डीनेचुरेट मतलब डैमेज होना, ब्रेक होना, बट इन द सर्टन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स दे आर इफेक्टिव इवन एट टेम्परेचर 80 to 90. अब भी हमने देखा था टैग पॉलीमरेज का एग्जाम्पल, थर्मोस्टेबल हो सकते हैं आइसोलेटेड में. ओके, सो बी वाला भी सही हो गया. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये तो हमने कह ही दिया कि दे आर वेरी स्पेसिफिक. ओके, वेरी स्पेसिफिक, तो ये भी सही है. तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, 4th वाला गलत हो गया आपका, क्योंकि इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स. ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो लिपिड से बना हुआ है. ओके, हमने एक एग्जांपल देख लिया था बच्चों, राइबोजाइम.
ओके, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का है, वो हो सकता है बट लिपिड का नहीं है, सो डी आंसर गलत हो गया। 8 नंबर का जो होगा वो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस, देखिए स्टेटमेंट रीड कीजिए, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड, यहीं पे गलत हो गया बच्चों, यहां पे उन्होंने टाइटली बाउंड कह दिया। मेटल आयन और कोएंजाइम जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, बैठते हैं निकल जाते हैं, सो टाइटली बाउंडेड। सो यहाँ पे देखिए ए तो गलत हो गया, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ए तो गलत हो गया। ओके, सो ए जिसमें गलत है वो देखिए आप लोग, यहाँ पे ट्रू पूछ, ए इज फॉल्स, ओके ठीक है, यहाँ पे सो ये ऑप्शन आपका जा सकता है, सेकंड वाला। देन दूसरा, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम्स विथ इट्स बाउंड प्रोस्टैटिक ग्रुप इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे बोला है उन्होंने एंजाइम प्लस प्रोस्टैटिक ग्रुप, इससे आप एपोएंजाइम कहोगे, तो ये तो हो गया ना गलत। एपोएंजाइम हम किसे कहते हैं? द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। सो दोनों क्या हो गए? गलत। सो आंसर हो गया आपका बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ओके, दोनों आपके गलत हो गए। सो देन आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में भी हमने देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब क्या करना है आपको? ग्लूकोज को सेल के अंदर लेना है। सो इसके लिए ये ट्रांसपोर्टर कौन सा होगा? दैट इज GLUT4, मैं बात की थी यहां पे, GLUT4, ठीक है। देन सो आंसर क्या हो गया इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन्स पायरिमिडिन बेसिस। अब देखिए यहां पे समझ लीजिए कि पायरिमिडिन्स क्या होते हैं। सो पायरिमिडिन्स में आपके पास है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सो ये दोनों तो आपको मिलेंगे डीएनए के अंदर और ये मिलेगा आपको आरएनए के अंदर। अब सीक्वेंस देख लीजिए, आपको 4 ढूंढने हैं टी, सी और यू में। अब पहला देखिए, जी तो हो गया आपका प्यूरिन, ए भी हो गया आपका प्यूरिन, सो यहाँ पे एक टी आ गया, सी आ गया, ए, ये दोनों प्यूरिन हो गए, ये हो गया टी सी। ओके, इसमें तो 4 आपको मिल गए। सो पहला ही आंसर हो सकता है, 4 तो आपको यहाँ पे मिल गए। अब देखिए दूसरे इसमें यहाँ पे एक सी है, एक यू है, 2 हो गए। देन यहाँ पे एक सी है, तो 3 हो गए। सो ये तो नहीं है, आपको 4 ढूंढने थे। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, चलो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ओके, सो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, सो आंसर आपका आ गया ए। 4 पायरिमिडिन ढूंढने थे आपको। देन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसके ऊपर हमने बात की थी। अब देखिए काइटिन की अगर हम बात करें तो यस, काइटिन में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिल सकता है, बट कोलेस्ट्रॉल में नहीं। कोलेस्ट्रॉल लिपिड है बच्चों, स्टेरॉयल है। ओके, उसमें आपको पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलेगा नहीं। ओके, सो ये तो हो गया आपका स्टेरॉइड है, सो उसमें तो है नहीं सकता। देन ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन, यस ट्रिप्सिन यहाँ पे आपका प्रोटीन है, तो यस में पेप्टाइड बॉन्ड मिल सकता है, बट ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल नहीं। ओके, ग्लिसरॉल भी आपका लिपिड में ही आएगा बच्चों। ओके, सो इसमें भी नहीं मिल सकता। सेल्यूलोज और लेसिथिन, सेल्यूलोज में ग्लाइकोसिडिक मिल सकता है, बट लेसिथिन में आपको ईस्टर बॉन्ड मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोराइलेटेड लिपिड है। ओके, सो वो भी नहीं मिल सकता। सो बच गया आपका एक ही, इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है। हमने कहा था कि क्वेश्चन इसके ऊपर बना है। इनुलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन इज अ प्रोटीन। ओके, हार्मोन है बट इट इज अ प्रोटीन। ओके, सो आंसर हो गया आपका इनुलिन एंड इंसुलिन। बहुत बार हम इसी कंफ्यूजन में जाते हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कि क्या इनुलिन क्या होता है, इंसुलिन लिखना होगा उनको। ओके, बट इनुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है बच्चों एंड इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
least likely to be involved in stabilizing three-dimensional folding of the most proteins. थ्री-डायमेंशनल फोल्डिंग हो सकता है आपको टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिल जाए. अब उसमें लिस्ट लाइकली मतलब न होने की संभावना किसकी ज्यादा है? न होने की. सो हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी हो सकते हैं, बट ईस्टर बॉन्ड का कोई भी सवाल ही नहीं बनता कि वो आपके प्रोटीन में मिल जाए. ओके, ईस्टर बॉन्ड्स आर नॉट फाउंड इन दी प्रोटीन. देन 30 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए. द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर. कोएंजाइम्स इसेंशियल कंपाउंड, नियासिन वगैरह हमने देख लिया था. सो इसका आंसर सिंपल सा है, विटामिन्स. Then which of the following is most abundant protein? Most abundant protein in the animals. बहुत ही सिंपल, ये भी हमने कर लिया था, कोलेजन. Then which of the following statement is wrong? यहाँ पे अब देखिए wrong ढूंढना है. Uracil is pyrimidine. अब भी देखा हमने, yes, uracil is a pyrimidine found in RNA. So ये सही है भाई. ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. यहीं पे तो गलत हो गए. ग्लाइसिन का तो सिंपल सा है, COOH, NH2H और R ग्रुप में भी होगा H. सो यहाँ पे कहाँ बिठा देंगे आप उसको? सल्फर में. ओके, सो यहीं पे होगा ये गलत. बट सुक्रोज डाइसैकेराइड है, सही बात है, क्योंकि सुक्रोज बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बच्चों. ठीक है ना. देन सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, यस सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमरिक? पॉलीमर नहीं है, मोनोमर के ही फॉर्म में हो सकता है. अब देखिए इसमें प्रोटीन्स जो होगा वो एमिनो एसिड से बना होगा. सो है ये पॉलीमर. पॉलीसैकेराइड, शुगर यूनिट्स देखिए कौन से भी हो सकते हैं. शुगर यूनिट, ग्लूकोज ग्लूकोज हो सकते हैं सारे, बन गया. लिपिड कहाँ पे? सो यहाँ पे लिपिड में कौन सा नहीं है? लिपिड इज नॉट पॉलीमर. न्यूक्लिक एसिड है ना भाई, क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स. किससे बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. सो इसका आंसर बन गया आपका लिपिड, क्योंकि लिपिड इज अ मोनोमरिक, इट इज नॉट पॉलीमरिक. हमने रिवीजन के टाइम पे भी देख लिया था. देन मैच द फॉलोइंग. बहुत ही ओके. सो 22 वाला जो है, 21 का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट. इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अगर हमने जनरल फॉर्मूला देखा तो 2CN H2NON वाला था. सो देखिए यहाँ पे सिंपल सा था H2ON, मतलब ये होगा 2:1 के रेशियो में. सो कार्बोहाइड्रेट में हमें ये मिल सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव द स्मॉलर शुगर यूनिट ऑन द हाइड्रोलाइसिस? मतलब क्या कि सिंपल शुगर आपको यहाँ से ढूंढनी है, सिंपल शुगर की जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. और वो जो शुगर होगी बच्चों वो होगे आपकी मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड इज अ सिंपल शुगर यूनिट. क्या होगी? सिंपल शुगर यूनिट. देन क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो रैफिनोज इज, अभी रैफिनोज हमने देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के इसमें. तो रैफिनोज जो है बच्चों वो है आपका ट्राइसैकेराइड. रैफिनोज क्या है आपका? ट्राइसैकेराइड. रैफिनोज ना आपका डाइसैकेराइड है, ना मोनो है, ना पॉलीसैकेराइड है. रैफिनोज है आपका ट्राइसैकेराइड. अब यहाँ पे देखिए व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड द हाइड्रोलाइज कंटेंट्स. अब देखिए हमें ये पता है कि लैक्टोज का अगर एक मॉलिक्यूल है तो लैक्टोज तो होगा आपका डाइसैकेराइड. सो अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास मिलेगा एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज. एक ग्लूकोज और
गैलेक्टोज। सो देख लीजिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, सो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो हो गया आपका ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द प्लांट्स। अब जो नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए बच्चों, उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से हमने रिवाइज्ड करते टाइम में भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में देख लिया था कि मेटाबोलाइट्स कौन से। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको, अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम उन्हें कहेंगे जो डायरेक्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें हमने कहा था कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, प्रोटीन्स आ सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट आ गया मतलब ग्लूकोज आ गया, प्रोटीन्स आ गए मतलब एमिनो एसिड्स आ गया। सो ये हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सो इसको छोड़ के जितने भी होंगे वो सारे आपके हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज। सो एमिनो एसिड और ग्लूकोज जो है वो आपके होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सो नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूछा है तो वो हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सो अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आ गया आपका आंसर। सो देखिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस और बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर जो है वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, क्लास 11th का ही, ओके, फॉर MHCET एज वेल एज फॉर दी नीट। ओके, सो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें आप हमारी जो लिंक है, चैनल की लिंक है, वो शेयर कर दीजिए, ओके, क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो सके। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, ओके, यहाँ पे ये लिंक दी हुई है, या आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो बायोगिक बाय आकाश सर, ओके, ये आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हम PDF कभी कुछ क्वेश्चंस आंसर भी उस टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ओके। सो आप यहाँ के ये जो क्वेश्चन आंसर की PDF है या ये जो शॉर्ट नोट्स है हमारे रिवाइज नोट्स है वो भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।